नमस्कार दोस्तों। आज अपन राजस्थान करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। जो करंट अफेयर जनवरी से लेकर अगस्त तक का जितना भी करंट अफेयर राजस्थान के पर्सपेक्टिव में जो न्यूज में रहा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि करंट अफेयर को पढ़ना कैसे है, यानी इसकी रीडिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, मैं कितनी बातें बता दूं, ये फॉर्मूला कुछ नहीं काम करने वाला है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट बात है वो है कि आपके कान खुले रखने हैं और आप पूरे फोकस के साथ यदि ढंग से एकाग्र होकर सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको सीधी इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगी। और ये कोई इतनी बहुत गंभीर बात नहीं है कि आप इसको याद नहीं रख सकते हो। और आप सही तरीके से सुनेंगे तो याद हो जाएगी। ये रीडिंग अप्रोच सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो याद करने का तरीका है कि आप वही तरीका है कि बस ध्यान से दिमाग में रखना और इन्फॉर्मेशन को वापस मिक्स नहीं करनी है। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और मेनली याद करने में आपको स्थान के बारे में और खेल और योजना, ये तीन बातें शायद आपको कंफ्यूज कर सकती है। बाकी व्यक्ति से रिलेटेड या युद्ध अभ्यास या रैंकिंग, तो ये आप आसानी से इनको ट्रिक आप कर सकते हो, ठीक है। तो परीक्षा में क्रियान्वयन कैसे करना, ये बात हम जब पढ़ेंगे हर इंफॉर्मेशन को उसी सभी बताएंगे। शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर आरपीएससी का अपन करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि आरपीएससी जो करंट अफेयर पेपर सेट करती है वो 8 उनके पास जो अभी तक ट्रेंड रहा है, जितने भी आरपीएससी का, चाहे आरएएस का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड के हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जितने भी भर्तियां हो रखी है 2015 से लेकर 2025 तक, शायद अभी जो यूआरओ का पेपर हुआ था, तो इसमें से मेन जो ट्रेंड देखने को जो मिला है वो या तो आपको कोई स्थान न्यूज़ में रहा है वो पूछेंगे, या कोई पर्सनैलिटी या किसी की नियुक्ति हुई है, या कोई बाहर कोई फॉरेन प्रधानमंत्री या कुछ राजस्थान आए हैं उनकी बात हो सकती है, ठीक है। तो ये दो बातें ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरे, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी खेल है, राज्य स्तरीय खेल है या कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो राजस्थान के अंदर हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में खेल की बात वो प्रश्न पूछते हैं। पुरस्कार, तो पुरस्कार इसमें थोड़ा आपको लगेगा कि अजीब बात, क्योंकि इसमें साहित्य रिलेटेड या राजस्थान का कोई शहर किसी स्वच्छ सर्वेक्षण हो गया या किसी साहित्य रचना से जुड़ी कोई कुछ कार्यक्रम हुआ हो और उसके रिलेटेड पुरस्कार है वो पूछे जाते हैं। और युद्ध अभ्यास, राजस्थान में जितने भी जो कमांडिंग फोर्स है या कमांडिंग जो भी फायरिंग रेंज है उसके रिलेटेड ही युद्ध अभ्यास पूछे जाएंगे। और योजनाएं राजस्थान सरकार की पूछी जाएंगी। और रैंकिंग है वो राजस्थान के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही पूछी जाएगी, चाहे नीति आयोग की बात हो, चाहे कौन सा दुग्ध उत्पादक में कौन सी डेयरी नंबर 1 पर रही, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और विविध में जितने भी लॉ कानून हैं जो हमारे राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पारित किया हो, या ऐसा कुछ वन रिपोर्ट हो गई राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेन आपके यदि पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप यकीन करिए ये जो पार्ट है, मैं जिस पार्ट की बात कर रहा हूँ, स्थान, व्यक्ति और खेल और योजनाएं, ये तो आपके लगभग 50%, ज़्यादा ही होगा, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये क्राइटेरिया कवर करेगी, ठीक है। युद्ध अभ्यास और रैंकिंग भी पूछेंगी। और इससे करके हमारा लगभग 100% करंट अफेयर है वो इन्हीं टॉपिकों से आने वाला। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने करंट अफेयर तैयार किया है। इसमें जो मुख्य भूमिका जिस सोर्स को मैंने फॉलो करने में ली है वो मैंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सूजस, और इसके अलावा मैंने मूमल और क्रोनोलॉजी का भी सहारा लिया है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा करंट अफेयर एक व्यापक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सोर्स फॉलो करके इसको कंपाइल किया है और आपकी रिवीजन में और बेहतरीन चीज़ों को समझने में सहायता करेगा, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्थान की। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ जनवरी से लेकर अगस्त तक का जितना करंट अफेयर है उसको हम कवर करेंगे। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जो करंट अफेयर मान लीजिए अभी जैसे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम 9 सितंबर को है शायद, और फोर्थ ग्रेड का भी 20 सितंबर के आसपास है, तो आप यकीन करिए जो आपका करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप यकीन करिए अप्रैल से लेकर 10 अगस्त मैक्सिमम, ठीक है, वहाँ तक ही। सेकंड ग्रेड में तो 10 अगस्त तक आप पर्याप्त मानो, करंट अफेयर बहुत इनफ है। और फोर्थ ग्रेड के लिए मैं कह सकता हूँ 20 अगस्त तक मान सकता हूँ। और मेरा जो करंट अफेयर कंपाइलेशन वो 25 अगस्त तक है का, जितना भी करंट अफेयर है वो मैंने शामिल किया है। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो इसमें कोई ऐसे कोई मैं आपको बता देता हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है कि मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँ। ये एक सामान्य बात होती है, हेडलाइन होती है, उसको आपको सुनना है खुले दिमाग में, खुले दिल से, तो सीधे याद रह जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रदेश, ये कल लिख गया, प्रदेश ही नहीं, प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब कहाँ खोली गई? बस्सी, जयपुर के अंदर। ठीक है, और गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है, या कहाँ इसकी उद्घाटन कहाँ किया गया? फलौदी के अंदर। ये क्योंकि आरपीएससी का लेवल यही है ऊपर से पूछने का, तो इसका पर्पज है, मैंने ऊपर से ही इसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। इसमें कोई आपको ध्यान नहीं रखनी है कितना मेगावाट इसका उत्पादन है, कितनी क्षमता है, इसके बारे में आपको नहीं जाना है, गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, ओनली करंट अफेयर के पर्पज से ही पढ़ना है। ठीक है, गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन फलौदी के अंदर हुआ। ठीक है, फलौदी एक नया जिला है, आपको पता होगा। ठीक है, सेकेंड, संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया था। चौथा, यमुना जल परियोजना, जिनके पहले चरण में 3 जिले लाभान्वित होंगे, जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर, यानी शेखावटी की 3 जिले हैं। ध्यान रखना, पहले चरण में 3 जिले हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। किसमें? यमुना जल परियोजना में। ठीक है, अब एक खेड़तल तिजारा का नाम चेंज किया गया, जिसका नाम भुर्तुहरिनगर कर दिया गया है। और भुर्तुहरिनगर नाम किसका किया गया है? खेड़तल तिजारा से। ठीक, और ये भी एक नया जिला है। लालसोट डूंगरपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसरदा और दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया था मुख्यमंत्री जी ने। इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया? तो लालसोट डूंगरपुर को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है पढ़ाई विद एआई अभियान। ये किस जिले से संबंधित है? ये टोंक से संबंधित है, ध्यान रखना। वो पढ़ाई को जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नया क्रांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ पर की जा रही है? टोंक के अंदर, पढ़ाई विद एआई। रातड़िया डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर हड़प्पा स्थल निकला है, पूरा स्थल जिसके लिंक है, जिसकी विशेषता है, जिसके कुछ ऐसे सिन्हा एविडेंस मिले हैं जिनकी कुछ चीज़ें हड़प्पाकालीन जो सभ्यता ही थी उससे रिलेटेड है। तो यह रातड़िया डेयरी न्यूज़ में क्यों थी? ये कहाँ पर? जैसलमेर में। ये ध्यान रखना। और एग्जाम में प्रश्न यूँ पूछे कि हाल ही में हड़प्पाकालीन से संबंधित एक स्थल की खोज हुई है, उस स्थल का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, रातड़ियारी डेयरी, और ये जैसलमेर में है। ठीक है, ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है, ऊपर से इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। और इम्पोर्टेंट लाकड़ी वंश जयपुर के अंदर है। आप उसको याद ऐसे रख सकते हो कि वास्तु एनर्जी प्लांट स्थापित कहाँ किया गया है? लांगड़ियावास। यदि आपने करंट अफेयर में पहले कभी आंधी गांव का सुना होगा, जयपुर के अंदर है, वो 0 वास्ट प्लांट था। ठीक है, और आपको ऐसे वास्तु एनर्जी प्लांट पूछे तो इसका जवाब है लांगड़ियावास, जयपुर के अंदर है। ठीक है, एक गाँव है, इसको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय स्तरीय डीबीआई कार्यक्रम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कहाँ पर किया था? वो झुंझुनू के अंदर किया था। ठीक है, ऑनलाइन, यानी जो डेबिट बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसके थ्रू किया गया था झुंझुनू में। आपको कोई योजना के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा करंट अफेयर राजस्थान करंट अफेयर है, तो इस योजना के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की मुझे नहीं लगता है जरूरत है। बस इतना ऊपर से ध्यान रखना कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई? डीबीटी। कहाँ पर? झुंझुनू में। इसलिए अपन स्थान पढ़ रहे हैं, स्थान इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोटा बूंदी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की दी मंजूरी। ठीक है, हमारे राजस्थान के अंदर जो ग्रीन फील्ड का हवाई अड्डा बन रहा है वो कहाँ कहाँ बन रहा है? वो कोटा बूंदी के अंदर बन रहा है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब आईआईटी जोधपुर में बनेगा, और राजस्थान गवर्नमेंट और आईआईटी जोधपुर का एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से हुआ है। और पूछे राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन हब राजस्थान सरकार की सहायता से कहाँ बनाया जा रहा है, या राजस्थान की सरकार की सहायता से ग्रीन हाइड्रोजन हब का प्रस्तावित स्थान है, तो उसमें आईआईटी जोधपुर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है म्यूजियम ऑफ ग्रेस कृष्णा सर्किट के तहत कहाँ, जैसे क्वेश्चन पूछे कृष्णा सर्किट के तहत म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ स्थापित किया गया? तो नाथद्वारा राजसमंद इसका उत्तर है। ठीक, तो नाथद्वारा राजसमंद को म्यूजियम ऑफ ग्रेस सर्किट के तहत आप याद रख सकते हो। अब जुलाई की बात करेंगे। जुलाई में 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हुआ? जयपुर इसमें अव्वल रहा था, एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगे थे। ठीक है, ये 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया था? जयपुर में मनाया गया था, और जयपुर अव्वल रहा था। ठीक है, और जोधपुर में अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। आप अमृता देवी को सीधा जोधपुर से लिंक करके यहाँ याद रख सकते हो। ठीक है, तो अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम कहाँ स्थापित है? जोधपुर में। तो यहाँ अमृता देवी जी और जोधपुर को आपस में लिंक आप कर सकते हो। ठीक है,
संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में इसका आयोजित किया गया। इसमें करौली ने स्वर्ण पदक विजेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी थोड़ा बहुत डेप्थ में जाए तो पूछ सकती है। संपूर्णता अभियान समारोह के तहत स्वर्ण पदक किस जिले ने जीता या किस जिले की तरफ संबंधित है? तो करौली है, ठीक है। और ये अभियान जुलाई से सितंबर 2024 तक चलाया गया और उसमें सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक है वो जायल, ये जायल नागौर के अंदर है और रानी पाली में और खेरवाड़ा, ने 3 ब्लॉक सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आए थे संपूर्ण अभियान में। और जायल, रानी और खेरतल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में कोइटा फाउंडेशन के साथ एमओयू किया, ठीक है। उद्देश्य है डिजिटल हेल्थ कोर्स। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ने हाल ही में किसके साथ डिजिटल हेल्थ कोर्स को लेकर एमओयू किया? तो इसका उत्तर है कोइटा फाउंडेशन, ठीक है। देश का पहला राज्य की कन्या सैनिक विद्यालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है? बीकानेर में, नहीं लिखना, ठीक है। और उनका पूरा नाम है पूज्या रामी देवी राम नारायण राठी बालिका विद्यालय। कहाँ है? सैनिक विद्यालय बीकानेर में। ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया का पहला, भारत का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर कहाँ है? आईआईटी जोधपुर में, ठीक है। अभी हमने जोधपुर के बारे में एक और पढ़ी थी, ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो भी जोधपुर में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी जोधपुर। कारगिल शौर्य वाटिका वो राजस्थान विधानसभा में, अभी हमारे जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका उद्घाटन किया था। कारगिल शौर्य वाटिका कहाँ स्थापित की गई? वो राजस्थान विधानसभा है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं, कारगिल शौर्य वाटिका के संबंधित में हाल ही में स्थापित कहाँ पर की गई? तो इसमें राजस्थान विधानसभा हो सकता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास जोधपुर, तो ऐसे करके आपको ऑप्शन डाल सकते हैं। तो आप खुद ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा में स्थापित किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी यहाँ पर है स्थापित है, ठीक है। और सिलीसेट झील अलवर है जो हाल ही में रामसर साइट के लिए प्रस्तावित किया गया था, जो अभी COP 12 हुई थी, 12 हुई थी, भूपेंद्र यादव जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, तो इस चीज़ का इन्होंने प्रस्ताव रखा है, जो जिम्बाब्वे के अंदर हुई थी। तो सिलीसेट झील अलवर में है, ठीक है। तो ये रामसर साइट के लिए प्रस्तावित है, ठीक है, बनी नहीं है, ठीक है। जून का करंट अफेयर है, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? उदयपुर में। आपको पता सिकल एक रोग होता है जो खाद खनन में काम करने वाले लोगों से होता है। तो उसका जो सिकल सेल वेलनेस है, उनके जो स्वास्थ्य सुधार के लिए हब कहाँ बनाया जाएगा? वो उदयपुर में बनाया जाएगा, ठीक है। सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ है? उदयपुर में। और पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लोहली गांव बूंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? बूंदी के अंदर। और लोहली गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे अभी सिल्लीगढ़ अलवर बताया था कि रामसर साइट बनेगी, लेकिन इससे पहले हमारे राजस्थान में 2 रामसर साइट अभी स्थल शामिल हुए। एक खींसन जो फलौदी के अंदर है, एक मैनार उदयपुर के अंदर। और पहले सांबर झील बनी थी जो 1990 के आसपास बनी थी, 1990 के अंदर बनी थी। और केवला देवी 1981 के अंदर बनी थी, ठीक है। ये 2 पहले रामसर साइट थी, सांबर और केवला देवी। अब 2 और जुड़ गई है, खींसन और मैनार। और वेटलैंड आपको पता होगा एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जो अपने परंपरागत स्रोतों या जो संसाधन है उनको बचाकर उनकी देखभाल, उनको संरक्षित और संवर्धित करते हैं। तो उन स्थल की श्रेणी में ये 2 चीज़ें, 2 स्थान जुड़ गए हैं। अब राजस्थान में संख्या 4 हो गई है। यदि सिलीगुड़ी और अलवर का प्रस्ताव पारित होता है तो 5 हो जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान में 4 रामसर साइट है राजस्थान में। भारत में 91 है, ध्यान रखना। पहला संत कबीर शोध कहाँ है? कोटा में। और इसकी अभी उद्घाटन की हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था, ठीक है। और 21 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम पूछ सकते हैं, नहीं तो ये तो स्थल पूछ सकते हैं। तो स्थल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो स्थल था वो खूडी ड्यून्स धोरे हैं, वो जैसलमेर के अंदर है। वहाँ पर आपको पता होगा मुख्यमंत्री जी ने वहाँ योगासन किया था और ये वहाँ मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजस्थान में यहाँ मनाया गया था, राजस्थान में। और इसकी थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, थीम याद रख लेना। मई की करंट अफेयर की बात करें तो देश की पहली पोटास खनन की नीलामी कहाँ पर हुई? बीकानेर के अंदर हुई, और ये हनुमान घाट में की गई। और आपको ये पूछ सकते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ज्योग्राफी में ऐसे पूछे, जोरकियान, सत्तीपुरा, खुंजा, लखासर, भरूसरी किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा पोटास से संबंधित है, जिसकी हाल ही में नीलामी की गई थी। और ये बीकानेर और हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में एक स्थल है भरूसरी, इसका ध्यान रखना है। दूसरी, सांगरी को जीआई टैग मिला।
आपको पता होगा हैदराबाद में इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो भारत में सांगरी को क्या मिला, जीआई टैग मिला। जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भगवान देव नारायण कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो आसित भीलवाड़ा में किया जा रहा है, और प्रसाद योजना केंद्र सरकार की है, उसके तहत स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, आसित भीलवाड़ा। सुखपुरा ब्राह्मणबाड़ा में आपको बताओ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 26,2,650 मेगावाट का स्थापित होने जा रहा है, वो कहाँ है, सुखपुरा रावतभाटा, और जहाँ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, और ये आपको पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर है रावतभाटा। ठीक है। प्रदेश का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क श्री गंगानगर में स्थापित किया जाएगा, खोला जा रहा है। यानी यदि आपको क्वेश्चन पूछे प्रदेश का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसका जवाब है श्री गंगानगर। ठीक है। और शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर को नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पश्चिमी भारत में प्रथम स्थान मिला। ठीक है। जो नीति आयोग का एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, उसके अंदर जो शेरगढ़ ब्लॉक है जोधपुर में, शेरगढ़ आपको पता होगा, तो वहाँ पर इसको पश्चिमी भारत में प्रथम स्थान है। यदि यूँ भी पूछ सकते हैं कि नीति आयोग में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत राजस्थान का कौन सा ब्लॉक नंबर 1 है, तो आपको देना राजस्थान में नंबर 1 है शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट जैसे पश्चिम भारत में पूछ कर राजस्थान भी पूछे तो इसका जवाब शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस आपको पता है 22 मई को मनाया जाता है। इसका राष्ट्रीय आयोजन हमारे उदयपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया, अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस का राष्ट्रीय आयोजन उदयपुर में किया गया था। और श्री गमन पथ आपको पता होगा मुख्यमंत्री 2024 के बजट में इसका प्रावधान किया था, जिसमें राजस्थान, एमपी और यूपी तीनों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें मथुरा से उज्जैन तक कनेक्टिविटी की जाएगी और टोटल 8 मंदिर इसके तहत जोड़े जाएंगे। जिसमें आपको पता राजस्थान के 8 मंदिर ध्यान रखना पूछ सकते हैं। बिहारी मंदिर भरतपुर में है, केला देवी भरतपुर में है, जगन्नाथ मंदिर कैमरी करौली के अंदर है, मदन मोहन जी करौली के अंदर है। ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर में है, केशवराय जी महाराज मंदिर बूंदी में है, और मथुराधीश कोटा के अंदर है, और द्वारकाधीश झालरापाटन झालवाड़ा के अंदर है। कहाँ है, झालरापाटन झालवाड़ा, ध्यान रखना। ठीक है। ये कृष्णा सर्किट के अंदर 8 मंदिर जुड़े हुए राजस्थान के। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कृष्णा मंदिर सर्किट के तहत कितने राजस्थान के मंदिर जुड़े हुए हैं, तो 8 जुड़े हुए। ठीक है। नाम ना पूछे तो। अप्रैल में बात करें तो पिंडावल डूंगरपुर में ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में देश भर में 8वां स्थान था। ठीक है। जो पंचायत एडवांसमेंट जो उन्नति को लेकर जो प्रोग्रेस है, उसमें जो पिंडावल डूंगरपुर की जो रैंक थी वो 8वीं थी, और राजस्थान में इसकी फर्स्ट रैंक थी। ठीक है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय पहली हाईटेक लैब, जो नई वायरस हो रही है उनकी शोध के लिए जो हाल ही में हाईटेक लैब है वो कहाँ स्थापित की गई है, वो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। और आपको पता है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में एक ही है जो अजमेर के अंदर है। ठीक है। और अगली जो टॉपिक हमारा लाइन है वह पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई भवन। तो राधा कृष्ण शिक्षा संकुल में जो जयपुर में है, वहाँ जो राजीव गांधी विद्या भवन का जो परिवर्तित नाम है वो है क्या, पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई भवन। ये सेकंड ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो शिक्षा से जुड़े स्थल है वो ऐसे प्रश्न अच्छे महत्वपूर्ण बन सकते हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई भवन है जो राजीव गांधी भवन की जगह एक परिवर्तित नाम है, और राधा कृष्ण शिक्षा संकुल में ध्यान रखना। ठीक है। उसमें एक ब्लॉक है उसका नाम, और यहीं पर आपको पता होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय भी है, और कई सारे कार्यालय बने हुए, ध्यान रखना। मार्च में प्रदेश का पहला वन्य जीव और फूड बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, वो मुकुंदरा हिल के अंदर किया जा रहा है। कहाँ, टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर। प्रदेश का पहला वन्य जीव और फूड बैंक आपको पूछे इसका जवाब कहाँ है, तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कोटा, आपको पता होगा। और स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यूप सेंटर है वो जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। उसका मेन सेंटर जोधपुर में है, जो 1985 के अंदर स्थापित किया गया था। जो शहर की जो प्लानिंग है, शहर का जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में देख रेख करता है। और इसरो की ये एक लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग है, जिसका स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का उप सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो जयपुर के अंदर। उसका मेन सेंटर जोधपुर में है। ठीक है।
देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक ये कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर जोधपुर रेल मार्ग के बीच में बनाया जा रहा है। तो देश की जितनी जो हाई स्पीड ट्रेन है 250-300 जो बुलेट ट्रेन जिसको कहते हैं, उसकी जो तेज़ चलने की जो स्पीड ट्रायल जो इस ट्रैक है वो हमारे जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर बनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12वां सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फॉर्म यानी प्रथम उत्कृष्टता केंद्र वो कहाँ किया गया है? इंडिजीनियस वो पाली के अंदर स्थापित किया गया है। ये पूछे तो प्रथम उत्कृष्टता केंद्र जो एक्सीलेंस इंडिजीनियस फॉर्म है वो कहाँ स्थापित किया गया? पाली के अंदर किया गया। और प्रदेश का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट बस्सी जयपुर, ध्यान रखना। यानी पूछे प्रदेश का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट जो पशुओं के लिए कहाँ स्थापित किया गया? वो बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया है। और थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया गया 11 और 12 मार्च को। फरवरी करंट अफेयर में स्थान में सबसे इम्पोर्टेंट आईफा अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर में किया गया था, आपको पता होगा, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड से जुड़ी अभिनायक वो लोग आए थे। और इसमें वो मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसमें मुख्य अतिथि थे, आपको पता होगा। और प्रदेश की पहली फिल्म सिटी उसमें पाली होगी। और भारत की तीसरी फिल्म सिटी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी वो सुमेरपुर पाली होगी। इससे पहले जो बड़ी है वो बॉम्बे और हैदराबाद है। और उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी बन रही है वो कहाँ बन रही है? सुमेरपुर पाली के अंदर बन रही है। ठीक, बाकी नोएडा में भी बन रही है, पर सबसे बड़ी पूछे या प्रदेश की पहली पूछे तो सुमेरपुर, ध्यान रखना, पाली के अंदर है। और राज्य जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वाटर विजन 2047 के लिए वो कहाँ सम्मेलन? उदयपुर के अंदर हुआ था, उदयपुर न्यूज में था। जनवरी में भी पहला शहर जो दुनिया के वेटलैंड शहरों में शामिल हुआ वो उदयपुर है, ध्यान रखना। और हमने पहले 4 स्थलों के बारे में पढ़ा था, रामसर साइट के बारे में पढ़ा था, अब वेटलैंड शहर है वो बने उदयपुर है। ठीक है। और COP 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक कॉटन यार्न जो निर्यात केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भीलवाड़ा के अंदर है। आपको पता है कि भीलवाड़ा हमारी मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का, अन्य वस्त्रों के नगरी का। तो आप यहाँ से इसे याद रख सकते हो, ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यात केंद्र कहाँ है? भीलवाड़ा में। अमेरिकन फ्लाइंग स्कूल भीलवाड़ा में स्थापित हो रही है, आपको पता होगा। और राजस्थान में 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, संख्या डायरेक्ट पूछ सकते हैं तो कितनी? 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। और बीकानेर और भरतपुर 2 नए विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। ठीक है। अब संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई है राजस्थान में विकास प्राधिकरण की। अब व्यक्ति पूछेंगे जो अभी हमने स्थान के बारे में पढ़ा, जो स्थान न्यूज में थे। अब अगस्त में सबसे बड़ी पर्सनैलिटी के रूप में अपन शुरू करते हैं पुरुषोत्तम दास पुरोहित जी। ये महाराष्ट्र राज्यपाल द्वारा इनके ऊपर 3 अगस्त को डाक टिकट जारी किया। आपको क्वेश्चन पूछे राजस्थान के कौन से उद्योगपति या बिजनेसमैन थे जिनकी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई? वो पुरुषोत्तम दास पुरोहित, इसका ऑप्शन है। ठीक है। अरुण चतुर्वेदी जो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, को ध्यान रखना है। नंद किशोर पांडे हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंख्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु बने हैं। ठीक है। ये सेकंड ग्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंख्या विश्व के कुलगुरु हाल ही में कौन नियुक्त हुए? जिनका नाम है नंद किशोर पांडे। जुलाई में न्यायमूर्ति KR श्रीराम को ध्यान रखना, राजस्थान के 43वें 43 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। और इनका ट्रांसफर में चेन्नई से हुआ है, चेन्नई हाई कोर्ट से हुआ। ठीक है। और डॉक्टर धीरज सिंह राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार से इनको नवाजा गया। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा डॉक्टर धीरज सिंह को ध्यान रखना, ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार से हाल ही में किसको नवाजा गया, सम्मानित किया गया? तो धीरज सिंह। ठीक है। राजीव कुमार शर्मा राजस्थान के 38वें पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त हुए हैं। और पहले जो कार्यवाहक थे वो पता है रवि प्रकाश मेहरडा जो कार्यवाहक DGP थे। और इससे पहले आपको पता उत्कल साहू थे जो अभी RPSC में कौन है? चेयरमैन है। ठीक है। उत्कल रंजन साहू जो RPSC के चेयरमैन बने और वो 39 में हैं। ठीक है। और श्रीनिवासन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIS के अध्यक्ष नियुक्त हुए, जिसको वो पता होगा ये एक लगभग भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत 5-7 देशों का एक संस्थान है जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस पर वर्क करता है, जो उनके इलेक्शन के माध्यम से इनका नियुक्त हुआ। ठीक है। V श्रीनिवासन जो राजस्थान कैडर के IAS है। ठीक है। जस्टिस मदन लाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अभी अध्यक्ष नियुक्त हुए, जाना है जस्टिस मदन लाल।
और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 2025 का जो पद्मश्री पुरस्कार है वो राजस्थान में 3 काफ़ी लोगों को मिला भारत में, लेकिन राजस्थान की 3 हस्तियों को मिला, जिसमें सिन काफ निज़ाम जो साहित्य क्षेत्र से आते हैं उनको पद्मश्री से मिला, बेगम बतूल जो माड़ भजन गायिका हैं, और बैजनाथ महाराज जो आध्यात्मिक क्षेत्र से मिला है। तो आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि राजस्थान में हाल ही में आध्यात्मिक क्षेत्र से पद्म श्री पुरस्कार किससे मिला, तो बैजनाथ महाराज। यदि पूछे साहित्य क्षेत्र में किसको मिला, तो सिन काफ निज़ाम को मिला, और माड़ भजन गायिका में बेगम बतूल, आपने नाम सुना होगा, उनको मिला। ठीक है। अब विधानसभा 2025-26 में कहीं समितियां बनी हैं जो देख रेख के लिए। तो मैंने 8 शायद की समितियां हैं, कुछ 7 समिति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो समिति है वो नियम और सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। इसके जो अध्यक्ष है वो हमारे जो राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो है वासुदेव देवनानी। और आपको पता होगा सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के ही सदस्य हमारे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी हैं। पूछ सकते हैं कि राजस्थान भजनलाल शर्मा किस समिति के सदस्य, तो सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। दूसरी प्रश्न और संदर्भ समिति है, उनके जो अध्यक्ष है वो संदीप शर्मा एमएलए है, वो है। ठीक है। और याचिका व सदाचार समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद्र वर्मा है। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष नेता है राजस्थान में। और राज्य की उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं समिति की, वो है कालीचरण सराफ है। प्राकलन समिति अर्जुनलाल जीनगर। प्राकलन समिति 2 है, एक ए जिसको बोल कह सकते हैं उसके अर्जुनलाल जीनगर हैं, और बी या ख कह सकते हैं उसके बाबू सिंह राठौड़ है। ठीक है। और 7 पुस्तकालय वो सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष वो जितेंद्र मेघवाल हैं। ठीक है। पुस्तकालय समिति पूछ सकते हैं या सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के अध्यक्ष जितेंद्र मेघवाल हैं। विशेषाधिकार व अधिनायक विधान संबंधी नरेंद्र बुरानिया हैं। गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती और राज संस्थाओं संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है, हरि सिंह रावत हैं। और महिलाओं व बालकों के कल्याण संबंधी कल्पना देवी है। ठीक है। पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु केसाराम चौधरी। अनुसूचित जाति के लिए विश्वनाथ मेघवाल। जनजाति फूल सिंह मीणा। अल्पसंख्यकों पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष दयाराम मेघवाल है। तो आपको मुझे लगता है कि करंट अफेयर में एक क्वेश्चन इन कमेटी से रिलेटेड अध्यक्ष कौन है पूछने को मिल जाएगा। ठीक है। और ये ध्यान रखना अल्पसंख्यक और पर्यावरण दोनों कमेटी के अलग अलग है। पर्यावरण के भी अध्यक्ष कौन है, दयाराम परमार है। ठीक है। अब बढ़ेंगे साधु भद्रेश दास जो जिनको के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान किसको मिला, वो साधु भद्रेश दास है। ठीक है। और गणेश शंकर लाल सुथार वैदिक संस्कार का शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया, जिनको आपको पता वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड का जो अभी अध्यक्ष है, ये अभी महाराष्ट्र सरकार ने इसका गठन किया है। और इसका उद्देश्य आपको पता होगा जो वेद परंपरा है राजस्थान की उसको किस तरीके से प्रचार करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये गणेश लाल सुथार है। और के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान किसको मिला, वो है आपको पता होगा साधु भद्रेश दास को मिला है। और इनकी बुक जो थी वो थी मैं अभी बता रहा हूँ आपको बाद में इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है। बुक में भूल गया लिखना यहाँ पर। अगला बात है डॉक्टर प्रमोद यवले जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं, प्रमोद यवले। और इनकी जो रचना साधु भद्रेश दास की जो रचना थी मैं आपको बता रहा हूँ, वो है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ऐड कर सकते हो आप। ठीक है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये इनकी रचना पर इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है। और प्रमोद यवले जो महाराष्ट्र से आते हैं, पहले ऐसे गैर व्यक्ति राजस्थान के बाहर के जिनको राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु अभी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने नियुक्त किया। इनको किया डॉक्टर प्रमोद यवले को। ठीक है। मन्नालाल रावत को ध्यान रखना, ये उदयपुर सांसद रत्न पुरस्कार जो भारतीय संसद रत्न पुरस्कार 2024 किसको सम्मानित किया गया, और उदयपुर के जो सांसद है मन्नालाल रावत जी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर सोहनलाल चारण जिनको साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार मिला। और ये उन्होंने गुजराती साहित्य थी, गुजरात की एक रचना थी, उनको हिंदी में राजस्थानी में अनुवाद किया
भिलोरो भारत, इस पर इनको पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी राजस्थान अहमदाबाद पुरस्कार 2024 किसको मिला? सोहनदास चारण को। फरवरी और जनवरी में जो पर्सनैलिटी न्यूज़ में रही वो सुधांशु पंत, जो 8वीं आर्थिक गणना के लिए समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्ति के जो मुख्य सचिव है वो चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत। और डॉक्टर रामनिवास प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 जो भी गोवा में आयोजित हुआ और राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया 9 जनवरी को किसको दिया गया? डॉक्टर रामनिवास को। ठीक है, ये लगभग जो म्यांमार में वहाँ संस्कृत के श्लोक बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ जो वैदिक ज्ञान है वो विदेशों में प्रसारित करते हैं। ठीक है, डॉक्टर रामनिवास। अखिल रंजन गर्ग तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त हुए। और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन नियुक्त हुए? अखिल रंजन गर्ग नियुक्त हुए। ठीक है, और भगवती प्रसाद सारस्वत जो कोटा विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु बने हैं। ठीक है, मैंने कुलगुरु इसलिए बार 2-4 है, चाहे हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के हो या भी कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय की हो, तो सेकंड ग्रेड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपको इनसे रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो मैंने 3-4 कॉलेजों के अलग यूनिवर्सिटी के जो कुलगुरु बनी है, तो आप नोट डाउन अलग से कर लेना और इनको रट्टा मार लेना, और क्योंकि ये क्वेश्चन एक यहाँ से छपेगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ। और अब बात करेंगे खेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स है और ऊपर भी आ सकते हैं, इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो खेल में सबसे बड़ी, खेल को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो प्रतियोगिताएं जो राजस्थान स्तर की है या राजस्थान ने पार्टिसिपेट किया वो बढ़ेंगे, और दूसरा खिलाड़ी जो पर्सनैलिटी अभी पढ़ी, खिलाड़ी को मैंने अलग कैटेगराइज किया है ताकि चीज़ों को समझने में आसान नहीं हो और कोई मिक्स ना हो जाए इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए इसको अलग से पढ़ेंगे। तो अगस्त में सबसे बड़ी 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता अंडर 19 का जो खिताब जीता है वो लोकी सिंह ने जीता था। ठीक है, और अगस्त में इतनी प्रतियोगिताएं बहुत सारी हुई, लेकिन राजस्थान के लोगों ने इतना हिस्सा नहीं रहा, तो बहुत कम आपको अगस्त में देखने को मिलेगी। फिर ये 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता कहाँ हुई? अंडर 19 और लोकी सिंह। ठीक है, और 2 जुलाई में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। 5 नवंबर 2025 से की जाएंगी, और इसमें आयोजन समिति 19 सदस्य हैं और अध्यक्ष कौन है? सीएम है, और को चेयरमैन केंद्रीय खेल मंत्री है। और आपको पता केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे। और इसमें टोटल 28 खेल खेले जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये भी लिख देना, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी इन दोनों जगह आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में ये कहाँ आयोजित हुई थी? बर्मिंघम जो यूके के अंदर है वहाँ आयोजित हुई 2025 में। इसमें टोटल 29 राजस्थान में टोटल 29 पदक, 17 गोल्ड, 5 पदक और 7 कांस्य पदक जीते थे। उसमें अजय सिंह को ध्यान रखना, गोल्ड मेडल जीता था। उसमें किसमें? ये कांस्टेबल है तैराकी में, जिन्होंने 4 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य जीता था। और उमेश लामन ये भी कांस्टेबल है, जिन्होंने एथलेटिक्स में 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, ये 2 पर्सनलिटी याद रखना क्योंकि दोनों ने 5-6 मेडल जीते थे। ठीक है, और ये कहाँ? अजय सिंह और उमेश लांबा दोनों कांस्टेबल हैं, और इन्होंने तैराकी में जीता और इन्होंने एथलेटिक्स में जीता, रनिंग में। ठीक है, किसने? उमेश लांबा ने। 24वीं जूनियर राष्ट्रीय विश्व प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई? हैदराबाद में भी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये ध्यान रखना, राजस्थान में इसमें 20 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे। और इसमें भारत में राजस्थान का 3रा स्थान था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, टोटल पदक कितने जीते? 20 पदक जीते, 7 गोल्ड थे, 9 रजत थे और 4 कांस्य थे। और इसमें कौन सा रैंक थी राजस्थान की? राजस्थान 3रे पायदान पर था, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजित हुए, जिसमें राजस्थान ने 43 पदक जीते, इसमें 9 गोल्ड थे, 11 सिल्वर रजत थे और 23 जो कांस्य पदक थे। और 15वें स्थान पर राजस्थान ने सेटिस्फाइड किया था। ठीक है, 15वें स्थान। सर्वाधिक पदक विश्व में जीते थे 12, और साइकिलिंग में 4, निशानेबाजी 2। बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान की पोजीशन ध्यान रखना, 15 और टोटल मेडल है 43। ठीक है, और 7वां खेलो इंडियन यूथ गेम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बिहार में आयोजित हुआ था, जिसमें राजस्थान ने 60 पदक जीते थे, 24 गोल्ड थे, 12 रजत और 24 कांस्य। और इसमें राजस्थान की 3री पोजीशन थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइकिलिंग में सर्वाधिक पदक जीती थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 5th एडिशन मैंने जिक्र किया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित होंगे। आयोजन करता राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है। ठीक है, और नवंबर में आयोजित होने वाले हैं।
12वां बीस कबड्डी प्रतियोगिता, जो समुद्र के किनारे जो रेत होती है वहाँ पर प्रतियोगिता हुई, जिसमें राजस्थान ने उप विजेता रही थी। और ये मछलीपट्टनम में हुई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें आंध्र प्रदेश विजेता बनी और राजस्थान उप विजेता रही थी 12वीं बीस प्रतियोगिता कबड्डी प्रतियोगिता में। और 34वीं सीनियर वुशु प्रतियोगिता पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में और राजस्थान में चैंपियन बना था। ठीक है, और ये पूछ सकते हैं 34वीं सीनियर वुशु प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में। और राजस्थान इसमें क्या बना? चैंपियन बना था। राजस्थान ने 24 पदक, जिसमें से 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, यानी रजत और कांस्य पदक थे। टोटल कितने पदक जीते? 24 पदक जीते थे। और राजस्थान चैंपियन बना था। किसमें बना? सीनियर वुशु प्रतियोगिता में। 25वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, ठीक है, अभी इसमें भी राजस्थान विजेता बना था। और टोटल पदक 29 थे, 8 गोल्ड, 5 रजत और 16 कांस्य पदक थे। और 6 राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ आयोजित हुई? जयपुर में आयोजित हुई थी। ठीक है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी, इसलिए इसमें राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट थे। और ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजित हुई? वो थी जयपुर। 23वां नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? प्रयागराज यूपी के अंदर हुई थी। पर इसमें राजस्थान में दीपेश चौधरी जो जवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और बसंत ने ऊंची कूद जीती। ये बस ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो 5 प्रतियोगिता पड़ी इसको ध्यान रखना, स्थान और पदक। ठीक है, मई में पहले खेलो इंडिया 20 गेम्स में राजस्थान की कौन सी पोजीशन थी? इसमें राजस्थान की 19वीं पोजीशन थी। ठीक है, और 6 पदक जीते थे। और फाउंडेशन कप कबड्डी में राजस्थान उप विजेता बना था और विजेता कौन बना? रेलवे बना था। ठीक है, फाउंडेशन कप कबड्डी में। तीसरी नेशनल लेक्रोस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? जयपुर के अंदर हुई। और 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स, ये कहाँ आयोजित हुई? बॉक्सिंग जो स्कूल गेम्स थे, 68वां बॉक्सिंग नेशनल स्कूल गेम वो नई दिल्ली में आयोजित हुई। राजस्थान की 3rd पोजीशन थी। ये पूछ सकते हैं कि 68वीं नेशनल स्कूल बॉक्सिंग गेम्स में राजस्थान की पोजीशन कौन सी थी? तो 3rd पोजीशन थी। ठीक है, ये आरपीएससी प्रतियोगिता में या तो आपको स्थान राजस्थान के बारे में पूछेंगे या आपको टोटल पदक कितने जीते, इन 2 क्वेश्चन ही फ्रेमिंग हो सकती है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं पूछने का। या कोई खिलाड़ी से बारे में पूछ सकता है कि किस कैटेगरी से जीता, तो इतने भी खिलाड़ी दिखे नहीं है क्योंकि अभी तक जो प्रतियोगिता हुई है उसमें ज़्यादा प्रतियोगिता हुई और राजस्थान के इतने खिलाड़ियों ने किसी व्यक्ति विशेष की इतनी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो ज़्यादा प्रतियोगिता पर फोकस करना है, क्योंकि इस बार देखो आपका किस्मत मैं कहूँगा अच्छी है कि इस बार एकल प्रतियोगिता होती है वो इतनी नहीं हुई है, ज़्यादा प्रतियोगिता चल रही है। तो आपको प्रतियोगिता ध्यान रखना है और प्रतियोगिता में 2 बातें ध्यान रखी जाती है, पदक कितने हैं और स्थान कौन सा। ठीक है, यदि कोई सिंगल खेल या डबल जोड़ी का मामला होता तो उसमें ये देखना पड़ता कि उसने किसको हराया और कितने सेट से हराया, जैसे 34-4 हो गया, 29-3। तो अब ऐसा कुछ अभी तक इस साल हुआ नहीं, तो मैं कह सकता हूँ ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। बस ये इरठा मारना पड़ेगा, इतना ही। नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप, ये कहाँ आयोजित हुई? एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर हुई। तो बस ये इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ, इसकी मेज़बानी राजस्थान करेगा। ठीक है, और 7वीं महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये नोएडा के अंदर हुई थी और राजस्थान की 3rd पोजीशन थी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको ही नोट डाउन करना है। 3rd पोजीशन थी। ठीक है, इसमें 2 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। टोटल पदक कितने थे? 5 पदक जीते थे और 2 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। तो ये ध्यान रख सकते हो यदि आपके पास मेमोरी मसल है तो, नहीं तो आप 5 पदक तो ध्यान रखना कितने पदक थे? 5 पदक थे और तीसरी पोजीशन थी, किसमें थी? 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये। ठीक है, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में ये फिर राजस्थान की इसमें 4th रैंक थी। ठीक है, और इसमें ये आयोजित कोटा के अंदर हुई थी और राजस्थान ने इसमें 8 पदक, 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज अपने नाम किए थे। और 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता कहाँ हुई? राजस्थान में रजत पदक जीता था और तमिलनाडु से सेमीफाइनल हार गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान सेमीफाइनल कहाँ से, मतलब किसके खिलाफ हारी? तमिलनाडु के खिलाफ हारी थी। ठीक है, मार्च में 47वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ हुई? लखनऊ हुई थी। राजस्थान ने कांस्य पदक जीता था। किसमें जीता? 47वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। राजस्थान ने कुल 64 पदक जीते, जिसमें 22 गोल्ड थे, 8 रजत थे और 24 कांस्य पदक थे। और 4था स्थान इसमें हासिल किया। और पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे पर यूपी और 3rd पर तमिलनाडु था। ठीक है, राजस्थान का इसमें
पोजीशन थी। किसमें थी? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, ठीक है, जो दिव्यांगजनों के लिए होता है, 2025। राजस्थान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, ठीक है। कबड्डी का जो खेल है वो अजमेर, चित्तौड़ और डूंगरपुर, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है, वैसे ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स की भी पॉलिसी है, जिसमें कबड्डी है वो अजमेर, चित्तौड़, नागौर और जयपुर, ध्यान रखना। तो आप पिंक पैथर से जयपुर भी याद रख सकते हो, अजमेर आपको पता ही होगा, आप यदि कुछ वहाँ की डेमोग्राफी जानते हो, चित्तौड़ नागौर पता होगा आपको। वॉलीबॉल बाड़मेर, बास्केटबॉल भीलवाड़ा, झालावाड़ा, झुंझुनू, पाली और सीकर, बास्केटबॉल में, ठीक है। तीरंदाजी बीकानेर, बांसवाड़ा और चिरोई। एथलेटिक्स बूंदी, चूरू, जालौर, श्रीगंगानगर, टोंक और प्रतापगढ़। हॉकी डूंगरपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और राजसमंद। और जिम्नास्टिक जोधपुर और जैसलमेर। और कुश्ती कोटा। तैराकी जिलों की नगरी, या यहाँ से याद रख सकते हो, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। तैराकी सीधी बात, जैसलमेर में तैराकी थोड़ी हो गई, उदयपुर में हो सकती है, चित्तौड़ में हो सकती है। तो तैराकी कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। इस जिलों की नगरी से यहाँ पे याद जा सकती है। और टेनिस बॉल कहाँ है? करौली में। जनवरी में 10वीं नेशनल एरो स्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, जो महाराष्ट्र शिरडी के अंदर थी। राजस्थान ने 7 गोल्ड, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। और इसमें राजस्थान की जो पोजीशन थी वो, राजस्थान ने टोटल 13 पदक जीते थे, ठीक है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप राजस्थान विजेता बना था। कर्ण सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में है, वहाँ जीत हुई। राजस्थान किसमें चैंपियनशिप बना था? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जगतपुरा शूटिंग रेंज में हुआ था और जयपुर के अंदर भी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी, राजस्थान ने कुछ इतना खास किया नहीं, तो अपने को जगतपुरा शूटिंग रेंज याद रखना है और जयपुर को याद रखना है। क्या हुआ था? पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता नई दिल्ली में हुई थी, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई थी। राजस्थान विजेता बना था, ये याद रख सकते हो। राजस्थान विजेता बना किस में बना? सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में। और 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप कहाँ विजित हुई? ओडिशा में हुई। राजस्थान की इसमें 4th पोजीशन थी, ठीक है। किसमें थी? 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में। आप जितनी मैं वापस कर रहा हूँ प्रतियोगिता में, स्थान को, राजस्थान की पोजीशन और पदक याद ही रख सकते हो। इन दोनों के से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी आपको कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए, 1-2 बार रिविजन करिए, चीज़ों को बार बार दोहराएंगे तो याद रहेगा। और एग्जाम में आपको सही 2 क्वेश्चन आएंगे करंट खेल खिलाड़ियों से, तो यही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ना, मुझे नहीं लगता कि रिसोर्स के पीछे भागना चाहिए, बस यही इतना ही कर लेना, मुझे लगता है पर्याप्त है। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? नई दिल्ली के अंदर हुई। राजस्थान का कुल 11 मेडल जीती थी। किस में जीते थे? 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। 67 कहाँ आयोजित? दिल्ली में। ये ध्यान, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने पदक जीते? 11 पदक जीते थे। तू डायरेक्ट पूछती। अब खिलाड़ी की बात करेंगे, ठीक है। तो खिलाड़ी में पवन कुमावत वर्ल्ड स्टर्न लिफ्टिंग सीनियर टूर्नामेंट में इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। रिया कंवर जिन्होंने 26 राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग में 4 पदक जीते थे, रिया कंवर, ठीक है। किसमें जीते? पावर लिफ्टिंग में। खेल का संबंध पावर लिफ्टिंग, ठीक है। और इनका भी पवन कुमार लिफ्टिंग खेल से संबंधित है, ठीक है। मैचिंग का क्वेश्चन पूछे कि खिलाड़ियों का नाम और खेल पूछे, तो आपको ये नाम देखना कौन सा खिलाड़ी कहाँ से संबंधित है। माननीय कौशिक जो निशानेबाजी से संबंधित है, जयपुर की है, जो देश की भी हाल ही में नंबर 1 निशानेबाजी में नंबर 1 रैंकिंग की रही है, ठीक है। महेंद्र गुर्जर पैरा जेवलिन, जो पैरा जेवलिन वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, और ये जयपुर की है। और इनका गेम कौन सा है? जेवलिन, ठीक है, पैरा जेवलिन। और आपको पता होगा इन्होंने लास्ट ओलंपिक में फिर पार्टिसिपेट किया था महेंद्र गुर्जर ने, और वहाँ राजस्थान को शायद ब्रॉन्ज पदक दिलाया था महेंद्र गुर्जर ने। और तानिया राठौड़ एशियाई कैडेट जूडो ओपन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। चाइना में हुई थी तानिया राठौड़ की, ये इनका खेल है जूडो। जून में ओजस्विनी सारस्वत जो फर्स्ट राष्ट्रीय गोल्फ खिताब जीता था, और ये कहाँ? जयपुर से हैं, और ये गोल्फ से है, ओजस्विनी सारस्वत। अभिजीत गुप्ता जो ग्रैंड मास्टर है, 15 टूर्नामेंट जीता है, और वो भीलवाड़ा की है, ठीक है। रुद्राक्ष खंडेलवाल जो भरतपुर से हैं, दक्षिणी कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 गोल्ड जीते थे, और ये इनका खेल है वो है पैरा वर्ल्ड शूटिंग है। और ये पैरा वर्ल्ड शूटिंग,
क्या इनका गेम है। महिमा सौम्या चौधरी को ध्यान रखना, इन्होंने अंडर 12 में श्रीलंका में आयोजित अंडर 12 लॉन टेनिस में चैंपियनशिप में गोल्ड पदक भारत को दिलाया था। किसमें? लॉन टेनिस में। कृष्णा नागर जयपुर से हैं, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक रजत का तीनों पदक जीते थे। किसने जीते? कृष्णा नागर ने। कहाँ से है? जयपुर से। किसमें जीते? पैरा बैडमिंटन में। तो पैरा बैडमिंटन आप याद रख सकते हो किससे है? कृष्णा नागर से है। फरवरी ओम प्रकाश मेठरवाल जो 38वें नेशनल गेम में राजस्थान दल के ध्वजवाहक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनका खेल शूटिंग था। और 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो थे ओम प्रकाश मेठरवाल। और उनका जो खेल है वो शूटिंग है। ठीक है, शूटिंग। और 46वीं राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? महाराष्ट्र में हुई थी। इसमें राजस्थान की 4th पोजीशन थी। ठीक है, अब पुरस्कार पढ़ेंगे। तो पुरस्कार में ज़्यादा आपको या तो व्यक्तिगत पढ़ना है या किसी रैंकिंग के माध्यम से राजस्थान की जो पोजीशन रही है उसको हमें यहाँ से पढ़ना है। तो सबसे तो पहली बात जो पढ़नी है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 जो केंद्रीय आवासन व शहरी मंत्रालय जारी करता है, उसमें राजस्थान के जो डूंगरपुर जिला है वो सुपर क्लीन लीग सिटी में यानी 23 सुपर स्वच्छ सिटीज़ में इन्होंने भारत में इनका 23वां स्थान था। ठीक है, और ये इस बार पहली फर्स्ट टाइम कैटेगरी जोड़ी गई थी। डूंगरपुर राजस्थान में पहला स्थान इन्होंने हासिल किया था। किसने किया था? डूंगरपुर में। किसमें किया था? 23 सुपर सिटीज़ में। ठीक है, दूसरा कृषक उपहार योजना जो केंद्र सरकार की योजना है। इसमें किसान पुरस्कार ई नाम पर उपज को यानी जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर ई उपज जैसे कुछ धान बेचने के लिए सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार की जो उपज बेचने के लिए जो पुरस्कार मिला था कोटा मंडी के गोलू सिंह को प्रथम स्थान था। हनुमानगढ़ मंडी के ओम प्रकाश इनका द्वितीय स्थान था। और ये कोटा के राम भरोस इनका तृतीय स्थान था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, आरपीएससी पूछती है। ठीक है ना, कि कृषक उपहार योजना के तहत किसान पुरस्कार नाम पर बेचने में कोटा मंडी से किसको मिला या हनुमानगढ़ मंडी में किसको द्वितीय स्थान मिला? तो ओम प्रकाश ध्यान रखना, गोलू सिंह ध्यान रखना और राम भरोस तीन नाम ध्यान रख सकते हो। बस कहानी की तो सुनना ही है, एक बार अभी सुन लो, एक बार और टाइम मिले या देख लो तो सीधे दिमाग में आ जाती है, रिटेंशन होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे। ठीक है, यूँ तो अभ्यास पढ़ेंगे। बस इतने पुरस्कार बहुत सारे हैं पर मुझे इम्पोर्टेंट लगे नहीं और कुछ काम की भी नहीं है, तो बस ये 2-3 बातें ध्यान रखना। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यदि देखो मैंने से स्थान, व्यक्ति पढ़ लेना, खेल पढ़ लेना और योजना पढ़ लेना, इसमें आपके 80% 90% कवर हो जाएंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने, ठीक है आपको लगता होगा पुरस्कार इस बार इतने थे नहीं तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आएगा। हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण पूछ सकते हैं डूंगरपुर को, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, युद्ध अभ्यास देखो बहुत सारे युद्ध अभ्यास होते हैं लेकिन हमें करंट अफेयर के हिसाब से पढ़ना है। तो इस बार आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर चला था मई जून में, तो इतने युद्ध अभ्यास बॉर्डर पर भी चल थे, ऑन प्रैक्टिकली हो रहे थे, तो इतने कम नहीं हुए, तो कुछ ही राजस्थान में हो पाए थे। जिसमें पहला जो साइक्लोन थर्ड हुआ था वो भारत और मिस्र की सेना के बीच में हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था। और साइक्लोन थर्ड किसके बीच में हुआ था? भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। और तरंग शक्ति 2024 सेकंड फेज कहाँ आयोजित की गई? जोधपुर में। ये डोमेस्टिक था, इनके बीच में कोई कंट्री नहीं थी, ये सिर्फ खुद को परखने के लिए था। तरंग शक्ति 2024 कहाँ? जोधपुर में हुआ था। बोल्ट कुरुक्षेत्र ये इंडिया और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में हुआ था, ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर हुआ था। ठीक है, और ये मैं जो करंट अफेयर में वही देखना, बाकी जरूरी नहीं है आप कहीं लिस्ट देखोगे 15 20 25 मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो देखो आप रट्टा मार सकते हो पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि जो न्यूज़ में होता है वही पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने को ये 4-5 नाम यही याद रखने, यदि पूछा तो यहीं से पूछेंगे और बाहर से नहीं पूछने वाले हैं। बैटल एक्स थे 2025 जो जसई बाड़मेर से स्टार्ट हुआ था, ये केवल सफारी है जो बीएसएफ द्वारा चलाई जा रही। बैटल एक्स कहाँ से स्टार्ट हुई? जसई बाड़मेर से स्टार्ट हुई थी और केवल सफारी जो 223 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और ये जैसलमेर तक जाएगी। ठीक है, जिसमें स्वच्छता और देश के जो जितने शहीद लोग हुए हैं, जो अपने बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र के लोग हैं, तो उनसे ये लोग
बातें करते हुए, कुछ देशभक्ति की भावना जगाते हुए ये 223 किलोमीटर का सफ़र करेंगे। और ये बैटल एक्स इसका नाम है एक्सरसाइज का, या इसको अभियान कह सकते हो। ये बीएसएफ द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ से? जैसे ही बाड़मेर में है वहाँ से लेकर जैसलमेर जो बीएसएफ काउंट जो हेडक्वार्टर है वहाँ तक है, ठीक है, 223 किलोमीटर। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है योजनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो योजनाएं में बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि हमारे को देखो आरएस में पूछने का तरीका अलग होता है। आप सेकंड ग्रेड में, फोर्थ ग्रेड में, ये इनका मकसद होता है योजना का नाम और उद्देश्य क्या है। ज़्यादा प्रोविज़न इतने नहीं पूछते, और पूछते हैं तो थोड़े बहुत पूछते हैं, उसको मैंने यहाँ शामिल किया है। बाकी थोड़ी बहुत एक दो पॉलिसी है, उनकी डेट याद रख लेना, क्योंकि पूछ सकते हैं आपको। बाकी बस ये एक दो पॉलिसी करंट अफेयर में पूछते हैं, इतने ज़्यादा नहीं पूछते हैं। हाँ, सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, जैसे सेकंड ग्रेड का जो सामाजिक विज्ञान है, उसमें पूछ सकते हैं। तो उसके लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर्पज़ जीके के पेपर का पर्पज़ है। तो योजना में सबसे बड़ी शिक्षा संजीवनी बीमा योजना अगस्त में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन पूछे शिक्षा संबंधित बीमा योजना का संबंध किससे है, अलग उद्देश्य क्या है। आपको ऑप्शन ऐसे बना दे कि महिलाओं में शिक्षा जागरूकता के लिए, या पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जनजाति के लिए नहीं है। ये सरकारी विद्यालय जितने भी राजस्थान के अंदर है उनके विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना चलाई गई है। उसी प्रधानमंत्री आवास योजना की जो अवधि है वो 2028-29 तक बढ़ी। बिल्कुल पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि कब तक बढ़ी है? तो 2028-29 तक बढ़ी है, ठीक है। और वृक्ष मित्र योजना के तहत जो कितने पौधे लगाने का वृक्ष मित्र का दर्जा मिलेगा, वो 200 पौधे लगाने का क्या मिलेगा? वृक्ष मित्र का प्रोविजन मिलेगा, ठीक है। तीसरे जुलाई में सीआरपी प्लस पॉलिसी, सीआरपी प्लस नीति, जिसका फुल फॉर्म है कम्युनिटी रिसोर्स एंड पर्सन, जो राजीविका द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य स्वयं जो एनजीओ चलते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनकी सहायता करना है और उनको बढ़ाना है। बस यहाँ इतना ही याद रखना, बाकी यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सीआरपी प्लस नीति का संबंध स्वयं सहायता ग्रुपों से है, ठीक है। 14 जुलाई 2025 तक में 3 पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14 जुलाई 2025 में 3 पॉलिसी लॉन्च की गई। इसमें मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी कब लॉन्च की गई? 14 जुलाई 2025 को। टाउनशिप पॉलिसी कब लॉन्च की गई? 14 जुलाई 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान को चिकित्सा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। इसका उद्देश्य मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी का है, ठीक है। टाउनशिप पॉलिसी क्या है? आवासीय औद्योगिक क्षेत्रों को व्यवस्थित करना, यानी जो आवासीय कॉलोनी बन रही है उसको उद्योग में क्षेत्रों को आपस में क्या करना है? एक व्यवस्थित तरीके से स्थापित करना। टाउनशिप पॉलिसी का उद्देश्य है। इसकी लॉन्चिंग 14 जुलाई, डेट ध्यान रखना 14 जुलाई को 2025। और एक और पॉलिसी है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ईपी पॉलिसी 14 जुलाई को लॉन्च की गई। जो डेट पूछते हैं। और गैस वितरण कंपनियों के लिए राजस्व व्यवस्था का सरलीकरण करना, ठीक है। जो गैस वितरण करने वाली जितनी कंपनियां हैं उनकी जो राजस्व व्यवस्था है, टैक्स हो तो ज़मीन आवंटित हो, उनमें क्या है? सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण करना इसका उद्देश्य है। घर घर सोलर अभियान टाटा पावर द्वारा चलाया जा रहा है। अब नाम से समझ गए, घर घर सोलर यानी जो प्लांट लगाने की योजना है वो किसके द्वारा चलाया गया? टाटा पावर द्वारा चलाया जा रहा है। इसको आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आरएस में पूछते हैं वो अलग चीज़ है। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में, फोर्थ ग्रेड के जीके के पेपर में पॉलिसी का मतलब होता है डेट और उद्देश्य। इससे बाहर नहीं पूछेंगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। आखिर अभियान कौन चला रहा है? जयपुर प्रशासन चला रहा है। क्यों चला रहा है? तो मनरेगा चलती है, वहाँ पर जो लोग काम करने आते हैं उनको क्या, नरेगा के लोगों को साक्षर करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। सुपोषित माँ अभियान जो गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। किसके लिए चलाया जा रहा है? गर्भवती माँ के लिए। और मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। अरावली ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो गुजरात के पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 700 किलोमीटर लंबी वॉल्व बनाई जाएगी। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से और 6,000 हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है। ये सब 2025 में लॉन्च की गई योजना है। योजना को लेकर बहुत सारा डाउट रहता है कि कितनी कौन सी योजनाएं बढ़े। इसमें ज़्यादा डाउट रखने की बात नहीं है, क्योंकि योजनाएं जो आपके करंट अफेयर में जो जनवरी से लेकर
अगस्त तक वही पूछी जाएगी, ठीक है ना। इसके बाहर आप जो 2024 की रट्टा मार रहे हो, मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इतना करंट अफेयर नहीं पूछते हैं, और पूछते हैं तो अभी का हाल ही में जो हुआ वो पूछेंगे, क्योंकि जो लोग पेपर बनाने वाले लोग हैं उनका पर्पज होता है, वो ऐसा नहीं है कि जो भी आ गया वो डाल दिया, नहीं। तो इसलिए आपको अभी जो करंट अफेयर की योजना है इसी पर फोकस करना है, इसको रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, तभी सीधी समझ में आएगी। आप 2024 की योजनाओं के पीछे पढ़ेंगे, टाइम खराब करोगे, इसके अलावा आप कुछ और पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। तो बस करंट अफेयर में यही योजनाएं पूछेंगे, उद्देश्य को ध्यान रखना। कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान चलाया, कौन से 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें कोटा, बूंदी और टोंक 3 जिले शामिल है। और प्लग एंड प्ले स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इस साल की सबसे जो अच्छी स्कीम लगती है और या इम्पोर्टेंट स्कीम है वो प्लग एंड प्ले स्कीम है। और ये कहाँ, जो पायलट प्रोजेक्ट यानी इसकी शुरुआती जो ट्रायल कह सकते हैं वो कहाँ शुरुआत हुई, सीतापुर। और सीतापुर आपको पता होगा जयपुर के अंदर है, ठीक है। जो उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए जितनी भूमि होती है, अड़चन होती है, या कोई किसी ब्लैक मेकर होती है, ब्लैक मेल करने वाले लोगों को, या उनको किस तरीके से टैक्स में सब्सिडी में फ़ायदा मिले, या उनको किस तरीके रोजगार को स्थापित करने में सहायता गवर्नमेंट करे, तो ये प्लग एंड प्ले स्कीम है, ठीक है। किसके रिलेटेड, उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। बस इतना ही पूछना है, बाकी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है जीके के पेपर में। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ प्लान, जो 8% राज्य सरकार वहन करेगी, यदि कोई बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो करेगी, ठीक है ना। और 5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी, वो भी 3 साल के बाद दी जाएगी, यदि बिजनेस का सफल होता है तो। किसमें, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। ये तो पता होगा एमएसएमई सेक्टर के लिए, किसके लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु, तो उनके लिए ये योजना विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। बर्तन बैंक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत होती है रामगंज मंडी खैराबाद स्टील बर्तन बैंक स्थापित किया गया, कहाँ किया गया, खैराबाद, ठीक है, रामगंज मंडी। और ये इसका उद्देश्य है जो प्लास्टिक मुक्त भारत का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाने का है, ठीक है। उत्कृष्ट बालिका स्कॉलरशिप, जिसकी उम्र 16 से 19 वर्ष है उनके बीच उनको दी जाएगी। एजुकेशन सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी पूछ सकते हैं। इसमें जो इनकी जो योग्यता है इसमें शामिल होने की वो है, देखो उत्कृष्ट बालिका स्कॉलरशिप ये तो पता चल गया, पर 2 बातें ध्यान रखना है, योजना 16 से 19 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए है, और 16 से 19 ध्यान रखना, 16 से 19 तक की है। तो बड़ी दीदी होती है ना 20 से प्लस, उनको नहीं मिलेगी योजना। 19 के अंडर है या 20 के अंडर है उनको ये योजना मिल सकती है, ठीक है। और उसकी योग्यता है कि स्टेट या नेशनल लेवल पर कोई पदक जीता हो, मेडल या कोई पार्टिसिपेट किया हो, तो ये स्कॉलरशिप की हकदार हैं, ठीक है। अप्रैल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 इंडिकेटर्स पर खरा उतरने पर ग्राम पंचायत को कितने लाख रुपए मिलेंगे, 11 लाख रुपए मिलेंगे, कितने हैं, 11 लाख। और 10 इंडिकेटर होते हैं, जैसे टीबी मुक्त गाँव होना चाहिए, संस्थागत प्रसव यानी जो डिलीवरी है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए जो संस्थागत हो, ठीक है। और एक टीकाकरण 100% टीकाकरण होना चाहिए। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ फ्री होना चाहिए 100%, तंबाकू मुक्त 100%, नागरिकों की स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए 100%। इस तरीके के 10 इंडिकेटर। और इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना में कितने लाख रुपये, कितने इंडिकेटर है, तो 10 इंडिकेटर है और 11 लाख का प्रावधान है, ये बस बात इंपॉर्टेंट है। मनरेगा मजदूरी दर तो 15 रुपये बढ़ाई गई है। पहले आपको पता होगा 267 रुपये मिला करती थी, अब इसकी जो मनरेगा दर है वो 281 हो गया, यानी 281 रुपये हुई है। और निरामय राजस्थान अभियान कहाँ जो है, निरामय राजस्थान अभियान में 3 योजना चलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री आरोग्य जो गर्भाधान मैंने पढ़ा था योजना वो है, मिशन मधुहारी जो डायबिटीज़ को कम करने के लिए, और मिशन लीवर स्माइल है तो लीवर प्रॉब्लम से जुड़ी समस्या को ख़त्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें निरामय राशन अभियान, ये 3 ध्यान रखना, GPY एंड मिशन मधुहरी एंड मिशन लीवर स्माइल को ध्यान रखना है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान ग्राम पंचायत योजना है, ठीक है, JPY।
अम्बेडकर संबल योजना, इसमें 250 करोड़ का जो बजट प्रावधान मिला था। गाँव जो ऐसी गाँव हैं अनुसूचित जाति के, उनके विकास कार्य के लिए अम्बेडकर संबल योजना चलाई जा रही है। और नागरिक उड्डयन नीति कब आई? 17 अप्रैल 2025 में आई। इम्पोर्टेंट इतना ही है, बाकी नागरिक उड्डयन नीति वही है जो हमारे जो हवाई यात्रा है उनके लिए नीति है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट उतना आपको प्रावधान वगैरह नहीं देखना है, बस इतना देख लेना 17 अप्रैल 2025। अगला है वो है DG1 फॉरेस्ट स्टेक ऐप का वन ऐप क्या है? तो ये DG1 फॉरेस्ट स्टेक ऐप है, वन संरक्षण हेतु प्रभावी कार्य के लिए DG1 फॉरेस्ट स्टेक ऐप डेवलप किया गया है, ठीक है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, पहले चरण 5000 गाँव जिसमें बेनिफिटेड हो गए और 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितना? 3000 करोड़ किसमें है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना में, ठीक है। और राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 में 3 पॉलिसी लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? 31 मार्च को की गई थी, आपको पता होगा। डाटा डेट पूछेंगे, राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी है, ठीक है। और इसमें डाटा को सिंप्लीफिकेशन करना है। लॉजिस्टिक पॉलिसी है जो जिसमें लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। और राजस्थान वस्त्र परिधान पॉलिसी, जो इस तरीके से 3 पॉलिसी लॉन्च की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डेट का नाम याद रखना, किसी का भी पूछ सकते हैं। राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी कब लॉन्च की गई? तो 31 मार्च 2025 से, बिल्कुल बाकायदा वो पूछते हैं 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025 या 31 दिसंबर 2024, इस तरीके से आपको ये पूछ सकते हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लॉन्च की गई? तो 31 मार्च 2025 को की गई। और राजस्थान वस्त्र परिधान पॉलिसी कब लॉन्च की गई? वो भी 31 मार्च 2025 को लॉन्च की गई, ठीक है। और नए राजस्व गाँव के लिए आवश्यक जनसंख्या, पहले जो प्रावधान हुआ जो सामान्य क्षेत्रों में कितनी है? वो 200 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th ग्रेड के लिए, ध्यान रखना। और TSP क्षेत्रों में 150 जनसंख्या का प्रावधान है, ठीक है। MSME का नया वर्गीकरण आया है, जो मध्यम, जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उसके लिए नया वर्गीकरण है। जो माइक्रो है, जो सबसे छोटा है, उसके लिए 2.5 करोड़ का लॉन्च पर 10 करोड़ 10 करोड़ है। स्मॉल में 25 करोड़ का निवेश पर कितना? 100 करोड़ टर्नओवर एंड 125 करोड़ पर 500 करोड़ का ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में, ठीक है। और इसमें इसके अकॉर्डिंग ही आप योजना, इससे MSME से रिलेटेड योजना के क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है। शिक्षित राजस्थान अभियान, इसका उद्देश्य है नई एजुकेशन पॉलिसी 2024 को लागू करना। ये पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका योजना किसी महिलाओं को एजुकेशन को लेकर नहीं है या किसी और तरीके का पर्पज नहीं है। इसका पर्पज इतना ही है, नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना। किसका ये लक्ष्य है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का। CM युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, सहायता राशि 10,000 रुपये दी जाएगी। राजस्थान कौशल नीति 2025 कब आई? जो युवाओं को रोजगार और कुशल और क्षमता योग्य बनाने के लिए इसका उद्देश्य है। राज्य कौशल नीति रोजगार देने का उद्देश्य है, ठीक है। और कब आई? 9 मार्च 2025 को आई, ठीक है। और राजस्थान युवा नीति 2025 4 फरवरी को लागू हुई। कब हुई? 4 फरवरी 2025 को नाम। और युवाओं को कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हेतु हुए। और युवा नीति 2013 के स्थान पर ये आई। और युवा नीति 2013 थी, पहले कौन सी? 2013 और अब आगे 2025 को, ठीक है। और जल जीवन मिशन है वो 2028 तक इसकी भी बढ़ाया गया है, ठीक है। और आवास योजना भी 2028 और ये भी 2028 जल जीवन मिशन। डांग क्षेत्रीय विकास योजना, जैसे बीहड़ और घाटी क्षेत्रों का विकास करना। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? वो करौली, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी और झालावाड़ या हड़ौदी के जिले। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में आता है, जो बीहड़ और घाटी क्षेत्रों का विकास करने के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन शील्ड राजस्थान पुलिस द्वारा किया चलाया जा रहा है। इसका पर्पज साइबर अपराध के लिए जो लोग कर रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन शील्ड। अब रैंकिंग बढ़ेंगे। रैंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है वो राजस्थान इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, जिसमें राजस्थान, ये रैंकिंग है और राजस्थान की है, ध्यान रखना, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। जैसे अपन पढ़ते होंगे डेमोक्रेसी में भारत की स्थिति कौन सी है, गरीबी में, मानव डेवलपमेंट में कितनी है, तो इस तरीके से राजस्थान की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान की जो पोजीशन है वो 14वीं है। काफ़ी पैरामीटर होते हैं, जैसे जस्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ और
अवेयरनेस का भी इफेक्ट होते हैं, लेकिन इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना 14वीं रैंकिंग है राजस्थान इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। और मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान किस कैटेगरी में, तो फर्स्ट श्रेणी में। और 18 से 22 अप्रैल तक राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा चलाया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें राजस्थान की प्रथम पोजीशन थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट में 2024 में देश की प्रति व्यक्ति दूध खपत है, नहीं जो व्यक्ति राजस्थान के लोग हैं उससे ज़्यादा दूध पीते हैं भारत के अंदर। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट वो कहती है, उसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। और द्वितीय स्थान पर पंजाब, तृतीय पर हरियाणा था, ध्यान रखना है। अपने को इम्पोर्टेंट है, राजस्थान प्रथम है। ठीक है, बाकी का कोई मतलब नहीं रखना है। अक्षय ऊर्जा की स्थापित ऊर्जा में भी राजस्थान का पहला स्थान है, अव्वल है। राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक है, उसमें राजस्थान की स्थिति 12वीं है। यहाँ गड़बड़ है ना, दूध खपत में नंबर 1 है, पर यहाँ कौन सी स्थिति है, वित्तीय स्वास्थ्य में 12वीं है। और ये नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। अब विविध में दो ही बातें लगभग है। हमने करंट अफेयर देखो, मैंने सेकेंड ग्रेड और चतुर्थ श्रेणी जो एग्ज़ाम है इसके पर्पज में ये फ्रेमिंग किया था। और राजस्थान का ही पूछा जाता है। बाकी स्थान, व्यक्ति, खेल, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। योजनाओं की 2 योजना के मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे। एक क्वेश्चन आपको डेट से पूछ लेंगे, जैसे मैंने काफ़ी पॉलिसी बताई है वो किस डेट को लॉन्च हुई है, वो ध्यान रखना है। दूसरा है कोई पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो ध्यान रखना। 2 बातें यहाँ तक ध्यान रखनी है, बाकी डिटेल में नहीं जाना है। यदि आप जा रहे हो इसके पीछे भाग रहे हो तो टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछेंगे नहीं। ठीक है, आप पर आरपीसी बहुत दया करती है। तो बस यहीं रखो। विविध में राजस्थान ये बहुत एक अभी लो बना था। राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण वित्तीय 2025 आया था 19 मार्च 2025 को। ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि बिना अनुमति बोरिंग लगाने पर सज्जा वो 50,000 का जुर्माना। कितना, 50,000 का, के का मतलब 50,000 का जुर्माना है। ठीक है, किसके लिए, भूजल स्तर को गिरने से बचाने के लिए। किसका है, राज्य भूजल प्राधिकरण वित्तीय 2025 कब आया, 19 मार्च 2025। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है वर्तमान में राजस्थान में 13 नगर निगम है, 54 नगर परिषद है और 238 नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, ये आप आंकड़े याद रख सकते हो। ठीक है, पूछ सकती है। अब पढ़ेंगे वन रिपोर्ट है 2023 की, जो जनवरी में आई थी, जो भारत सरकार ने जारी की थी। अपने का वन रिपोर्ट राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में कुल जो अभिलेखित वन है वो कितने हैं, 9.60% है। ठीक है, अभिलेखित वन 9.60% है। और इस कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। इसमें आरक्षित वन 37.05% है, संरक्षित वन 56.43% है और वर्गीकृत वन 6.52% है। और आरक्षित वन से ज़्यादा उदयपुर में है, संरक्षित वन भारा के अंदर है, अवर्गीकृत वन बीकानेर के अंदर। आपको पूछ सकते हैं अवर्गीकृत वन राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो बीकानेर में है। संरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बारा में। और आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उदयपुर में। और टोटल इनको क्रोनोलॉजी में पूछे सबसे ज़्यादा जो वन है राजस्थान में संरक्षित वन है। ठीक है, फिर है आरक्षित और फिर है अवर्गीकृत वन। ठीक है, अब पढ़ेंगे वनों व वृक्षों का आच्छादित क्षेत्रफल, जो राजस्थान का क्षेत्रफल का 8% है। ठीक है, और वनावरण 4.8% है। ठीक है, तो राजस्थान में मुख्य 5 तरीके के वन, एक होते हैं उत्तर शुष्क पर्णपाती वन, जो उदयपुर हड़ौती में पाए जाते हैं। वो उनकी जो संख्या है वो 38.15% सबसे ज़्यादा है। दूसरी धोक वन है, वो 14.72% है, ध्यान रखना। और शुष्क पर्णपाती वन है वो 11.4% है। और अति शुष्क जो 4.87% हैं। और मरुस्थली कांटे कितने हैं, 3.76% है। ये 5 तरीके के वन है। इनकी क्रोनोलॉजी देख लेना, पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से वनों के वर्गीकरण का आरोही क्रम में या आरोही क्रम में कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, अब वन क्षेत्रफल देखेंगे तो वन क्षेत्र में से ज़्यादा वृद्धि की है वो सीकर ने की है, सेकंड बाड़मेर है, थर्ड अलवर है, फोर्थ उदयपुर में। कमी करने वाले में 12 प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर है। तो वन क्षेत्र में बढ़ोतरी कहाँ का हुई है, सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर, ये 4 जिलों के लोग समझदार हो गए हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत कम वन कहाँ पर हुए, वो 12 के अंदर हुए हैं, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। ठीक है, तो आप इस तरीके से नाम याद रख सकते हो। दोनों की क्रोनोलॉजी या एक वर्गीकरण पूछ सकते हैं, तो आपको ये क्रोनोलॉजी में नाम याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। वनावरण में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पर थे, उदयपुर में है, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर चित्तौड़गढ़ में।
और न्यूनतम चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्री गंगानगर। ठीक है, वनावरण का सर्वाधिक वन यहाँ बढ़ी है और न्यूनतम वन यहाँ पर है वनावरण। ठीक है, और वनावरण प्रतिशत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर भी, उदयपुर में भी, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में, फिर करौली में, और न्यूनतम चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर है। ठीक है, और झाड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ है, पाली में, फिर अलवर में, फिर जयपुर में, और फिर न्यूनतम कहाँ है, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में और चूरू में। ठीक है, तो इसी के तहत अपना पूरा जो करंट अफेयर है जनवरी से लेकर अगस्त 25 तक। वैसे अगस्त में इतना करंट अफेयर था नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको कम चीज़ें देखने को मिली होगी, क्योंकि इतना करंट अफेयर नहीं बन पाया था। तो मैन आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो स्थान, व्यक्ति, खेल और योजना, ये 3-4 जगह ऐसी है जहाँ से आपको 90% क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। बाकी जो चीज़ें मैंने जो बताई है, और करंट अफेयर पढ़ने का एक ही तरीका है, वो तरीका है आँख कान खुले रखना, बार बार एक बार ढंग से, मतलब एक कहानी बनतर करते हो ना वैसे 1-2 बार देख लो। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, एक बार जो बात कान से आँख से निकल गई तो आप पेपर ढंग से अटेंड कर सकते हो, और लगभग 90% या 99% की एक्यूरेसी के साथ आप करंट अफेयर के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और मैं इसकी PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ मैं इसके बारे में सब कुछ डाल दूंगा। थैंक यू।